हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जीएसटी ही नहीं, इसके बारे में जितने इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस हैं, इंटरलिंक्ड टर्म्स हैं, जैसे कि जीएसटी आई एन क्या है, जीएसटी आर क्या है, जीएसटी एन क्या है, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रोफेशनल्स के लिए कि जीएसटी कैसे पे करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1 सितंबर 2017 को, वो तो आपको भी पता ही है ना, हम सबके साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था ये। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उन्होंने करवाया, क्यों इतना सब कुछ, इतनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी, लोगों से बुराई सुननी पड़ी क्योंकि लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऑब्वियसली मैंने भी नहीं किया था, आपने भी नहीं किया होगा, और आज तक आपका पता नहीं, लेकिन मुझे बड़ी कन्फ्यूजन रही कि जीएसटी क्या है और इसको क्यों करवाया गया। इससे पहले वैट हम लोग पे करते थे स्टेट वाइज, कस्टम ड्यूटीज पे करते थे स्टेट वाइज, वो ज़्यादा बेटर था। लेकिन जीएसटी ही क्यों? और 28%, 18% अलग अलग स्लैब्स की जीएसटीज, कम ज़्यादा, हम क्यों पे कर रहे हैं? तो ये सब आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यूज़ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली यूपीएससी पेपर्स में यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है इस रिगार्डिंग कि जीएसटी क्यों लागू हुआ। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स पूछते हैं कि जीएसटी कब लागू हुआ, लेकिन यूपीएससी पूछता है क्यों लागू हुआ, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आज आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन नेशन वन टैक्स। ये लाइन बड़ी फेमस हुई थी, मुझे आज भी याद है 2017 के एंड में ना ये लाइन बहुत फेमस हुई थी, वन नेशन वन टैक्स। सबसे पहले तो मतलब क्या है इसका? पूरी गेम ना आपकी जीएसटी की वन नेशन वन टैक्स के ऊपर ही फॉलो करती है। आपको ये लाइन का मतलब समझ में आ गया तो समझो आपको पूरी जीएसटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो दैट इज द की सेंटेंस ऑफ द जीएसटी। था क्या, हमारे पास इंडिया में दो तरह के टैक्सेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं आपके जो आप साल में एक बार ही पे करते हो, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल टैक्स। इनकम टैक्स आप साल में एक बार पे करते हो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी इनकम के ऊपर। प्रॉपर्टी टैक्स भी आप साल में एक बार पे करते हो अपनी प्रॉपर्टी, लैंड्स, एसेट्स के ऊपर। कमर्शियल टैक्स आप साल में एक बार पे करते हो। दीज आर दी डायरेक्ट टैक्स। सेकेंड साइड में अगर हम देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे पहले डायरेक्ट टैक्सेस आपके टोटल 5 तरह के हैं, 5 टाइप्स के हैं। 3 आपके सामने, 2 और टाइप भी हैं, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स ही आप साल में एक बार पे करते हो। तो आप कह सकते हो ये टोटल 5 टाइप्स के हैं। क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यूज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डायरेक्ट टैक्सेस कितने टाइप के हैं? तो 5। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? जो आप साल में एक बार नहीं, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पे करते हो। मैं भी, आप, हम सब हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इस टैक्स को पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैट, कस्टम ड्यूटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेट वाइज जितने टैक्सेस हमारे लगते थे, हम हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इसको पे करते थे। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इसको कह सकते हैं कि सेल एंड परचेज टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज सेल्स एंड परचेज टैक्स। अगर आपको कुछ भी सेल करना है, कोई भी आइटम परचेज करनी है, तो कैसे परचेज करोगे? आपको कोई ना कोई पेमेंट की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, तो उस ट्रांजैक्शन पे क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, राइट? सो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये कितने टाइप का है? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट। बहुत फेमस था, सबको, बच्चे बच्चे को पता है, आपको भी पता होगा, वैट। ये सारे टैक्सेस कौन से हैं? ये सारे टैक्सेस हैं जो स्टेट वाइज लगते हैं। पंजाब की परसेंटेज अलग है, महाराष्ट्र की परसेंटेज अलग है, असम की परसेंटेज अलग है। मतलब हमारे टोटल कितने स्टेट्स हैं? जिनको पता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। 28 हमारे स्टेट्स हैं। और यूटीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पहले 7 यूटीज़ थे, लेकिन अभी कुछ 2019 में 7 से इंक्रीज होके 8 यूटीज़ हो गए। आपको पता ही होगा, काफ़ी हल्ला हुआ था इसमें जब लद्दाख को जेके से अलग किया था, जम्मू एंड कश्मीर से, तब 8 यूटीज़ बन गए। तो टोटल हैं क्या? 28 स्टेट्स, 8 यूटीज़। ओके, तो हर स्टेट के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो लिस्ट है, टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे। समझ रहे हो? टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस
जो स्टेट वाइज अलग अलग परसेंटेज में लगते थे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो आप, मैं, हम सब ने बहुत पे किए, राइट। तो ये इतने टाइप के टैक्सेस थे जो बहुत डिफ़िकल्ट थी इनकी कैलकुलेशंस करना, क्योंकि स्टेट वाइज कैलकुलेशंस होती थी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई कंपनी है, मान लो मोबाइल की कंपनी है, और कंपनी ने अपना मोबाइल मैन्युफैक्चर करके पंजाब में बेचना है, तो क्या हुआ, अलग परसेंटेज का इंडायरेक्ट टैक्सेस लगा, वैट लगे, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स लगे, ठीक है। हरियाणा में कंपनी ने बेचना है तो अलग अलग टैक्सेस फिर लगे अलग अलग परसेंटेज में। कर्नाटका में बेचना है, तमिलनाडु में बेचना है, तो सबकी परसेंटेज क्या है, अलग अलग। तो इसमें हुआ क्या, कंपनी के लिए बड़ा सरदर्द था कि सबकी स्टेट वाइज कैलकुलेशंस अलग अलग करना। अगर टैक्सेस अलग अलग हैं तो आपके मोबाइल के या किसी भी चीज़ के प्राइसेस अलग अलग होंगे, प्राइसेस अलग अलग होंगे तो उनकी टैक्स कैलकुलेशंस अलग जाएंगी, टैक्स कैलकुलेशंस अलग होंगी तो आप मानो जाना मानो आपके प्रॉफिट्स भी लगाएंगे। ये सबसे बड़ा सरदर्द था कंपनीज़ के लिए, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनीज़, फॉरेन की कंपनीज़ इंडिया में आना पसंद करती ही नहीं थी। उनको पता है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में नहीं आती थी। क्यों? उनको पता है कि ये कैलकुलेशन करनी बहुत टफ है भाई। इसी से बचने के लिए उन्होंने इंडिया में आना ही बंद कर दिया। नुकसान किसका हुआ एट द एंड? हमारा। ना तो हमें अच्छी क्वालिटी मिली, ना ही हमें जॉब्स मिली। कंपनीज आएंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी तो जॉब्स लगेंगी। तो ये सारी चीज़ क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड तक देखते रहना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपके। चलो, टोटल इंटरैक्ट टैक्सेस जो हैं हमारे, एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वो 17 अलग अलग टाइप्स के हैं। एग्जाम्पल ये, जिनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो लिख दिए मैंने, और भी हैं, गिफ्ट टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। जो शादियों में या फंक्शंस पे ओकेजनली देते हैं हम लोग गिफ्ट टैक्स, वो भी इसी में इंक्लूड होता है। चलिए, अब इसमें हुआ क्या, कंपनियों की इस इशू को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन किया कि भाई ऐसे तो कंपनीज इंडिया में आएंगी नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। तो 1 सितंबर, ये डेट कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में बहुत आती है। इस दिन इंट्रोड्यूस करवाया किसको? जीएसटी को। जीएसटी क्या है? जीएसटी कुछ नहीं है, लोग बहुत डर रहे हैं जीएसटी से, पता नहीं जीएसटी क्या है। वो कोई शैतान नहीं है। जीएसटी क्या है? ये जो 17 टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनको सबको आपस में मर्ज कर दिया और उसका एक कॉमन नाम रख दिया जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लिख दूं मैं? नोट कर लो सब लोग। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या हुआ, पहले भी आप पे करते ही थे अलग अलग टाइप के, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको मर्ज कर दिया, उसका नाम रख दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या होगा, अब आप कोई भी मोबाइल खरीदोगे, पहले एग्जांपल मोबाइल की थी, तो अभी भी इसी को कंटिन्यू करते हैं। कंपनी पहले कोई मोबाइल बेचेगी तो उसको क्या होगा, जीएसटी लगेगा, जीएसटी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने नोटिस किया हो, जीएसटी पूरे कंट्री में एक ही है। अगर आप मोबाइल की बात करोगे, मोबाइल पे कुछ 18% जीएसटी लगता है, तो पूरे कंट्री में वो 18% ही है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, पता नहीं कौन सी स्टेट में कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको भी याद करना ईजी है। 18% मोबाइल पे टैक्स लगता है, 28% परफ्यूम पे टैक्स लगता है, तो वो पूरे इंडिया में एक है। इससे हुआ क्या, अगर आपने नोटिस भी किया हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन तो सभी यूज़ करते हैं, है ना, स्पेशली न्यू जनरेशन के लोग। तो अगर आपने देखा हो तो मोबाइल कोई भी आइटम्स, इन सारे ऑनलाइन ई कॉमर्सेज वेबसाइट्स पे सेम ही प्राइस के ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, ऑल ओवर द इंडिया कितनी शॉप्स हैं मोबाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, हर जगह आप देखोगे प्राइसेस सेम है पूरे इंडिया में। हाँ ठीक है, वेंडर्स के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, लोकल वेंडर्स के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग 10, 20, 50, 100 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट वो लॉजिकली कैलकुलेशंस एंड प्राइसेस सेम है। तो इससे हुआ क्या, कंपनियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। कंपनियों के लिए जो इतनी ज़्यादा टैक्स कैलकुलेशंस थी, उनके लिए एम्प्लॉयर्स ज़्यादा रखने पड़ते थे, उनको इतनी एम्प्लॉयज़ की काउंटिंग, वो उनको खर्चा इतना ज़्यादा पड़ता था, वो सब खत्म हो गया। उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो रहा है ना, और प्राइस भी कम हो रहे हैं। खर्चा कम है तो प्राइस भी कम है। तो कंपनी को क्या हुआ, ये सरदर्द जो था उनका स्टेट वाइज टैक्स का, वो खत्म हो गया। कॉमन कैलकुलेशन होगी ऑल ओवर द इंडिया, उनकी चीज़ का, उनके मोबाइल का ऑल ओवर द इंडिया प्राइस भी सेम हो गया। अगर प्राइस सेम है तो प्रॉफिट भी सेम हो गया। तो इससे हुआ क्या,
इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन की कंपनीज को इनवाइट किया है इनडायरेक्ट कि आइए हमारे कंट्री में बिजनेस करिए। कंपनीज को पता है कि इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आपको पता ही है कि चाइना को भी छोड़ दिया हमने पीछे, वो क्या पावरफुल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनीज को, फॉरेन की कंपनीज को इनवाइट किया, स्टेट वाइज डिफरेंट टैक्सेस को ख़त्म करके एक कॉमन टैक्स लागू किया जीएसटी। और क्योंकि वो कॉमन टैक्स पूरे कंट्री का है तो इसीलिए इस लाइन को बहुत ज़्यादा लोगों ने भी प्रमोट किया, गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया, दैट इज़ वन नेशन वन टैक्स। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई है कि वन नेशन वन टैक्स क्या है, तो इट इज़ इंटर रिलेटेड टू द जीएसटी, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब अगली डिस्कशन है कि जीएसटी तो हमने समझ लिया कि जीएसटी क्या है, कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ, क्यों लागू किया, वो तो ठीक है, लेकिन कौन कौन जीएसटी में इंक्लूड होता है, किस किस को जीएसटी पे करना पड़ेगा, किस किस को जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे पता लगे, कितने लोग और किस लेवल के लोग जीएसटी किस स्लैब्स में फॉल करते हैं, उनको पे करना पड़ेगा ही, तो ये हमें पता लगेगा ये 3 स्लैब्स की जो गवर्नमेंट ने पब्लिश की 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली फर्स्ट वन, जिसमें टर्नओवर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का है तो आपको जीएसटी लेना हर हाल में कंपलसरी है। अगर आपका टर्नओवर क्या है, सबसे पहले ये भी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है स्पेशली बच्चों की। टर्नओवर आपका प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है आपका जो आपको फ़ायदा हो गया ट्रांजैक्शन करने पे, बिजनेस करने पे। और टर्नओवर क्या है, टर्नओवर है आपका सम ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस जो आपने किसी से ली और किसी को पे की, सेल पे या परचेज पे, जितने पैसे का लेन देन हुआ पूरे साल का या एक मंथ का, उसको बोलते हैं टर्नओवर, राइट। तो टर्नओवर है आपका लेन देन, सम ऑफ द लेन देन जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करी। तो जिनका टर्नओवर, जिनका लेन देन एक साल का 20 लाख से ऊपर है तो वो लोगों को जीएसटी लेना कंपलसरी है, वो तो लोग पीछे हट ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पूरे साल में 5 लाख का लेन देन किया तो इट मीन्स दैट इज़ द वैल्यू लेस देन 20 लाख, तो आपको जीएसटी लेना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपने 21 लाख कर दिया तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और आपकी हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा। डिपेंड्स कि आप कौन से स्लैब में आते हो, वो आप वीडियो के आगे देखेंगे, 5% की स्लैब में, 12% की स्लैब में, 18% की स्लैब में, वो अलग अलग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले कौन लोग, जो जिनकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। एक और भी केस है हिली एरिया में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 20 लाख नहीं है क्योंकि 20 लाख उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, बिजनेस सोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो उनके लिए लिमिट रखी हुई है 10 लाख, वो एक स्पेशल केस है। जनरल केस में 20 लाख है, ठीक है। दूसरा है इंटर स्टेट बिजनेस, आप हरियाणा में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको बेच रहे हो कहाँ पे, राजस्थान में, तो ट्रांजैक्शन क्या हुई, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, दूसरी स्टेट में पैसा जा रहा है या दूसरी स्टेट से पैसा आ रहा है, तो वो क्या हुआ आपका इंटर स्टेट बिजनेस। उसमें चाहे आप 1 लाख की करो, 1.5 लाख की करो, 5 लाख की करो, कोई लिमिट नहीं है 20 लाख वाली, 50,000 की भी करोगे तब भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस और बिजनेस, सेल परचेज क्या आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की। तीसरा है आपका ऑनलाइन ई कॉमर्स, जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स, जैसे कि आप देखो जोमेटो, स्विगी, जोमेटो पे आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करोगे आपके पास बिल आएगा, अगर आपने नोटिस किया होगा बिल पे जीएसटी लगा होता है, तो वो क्या है आपका ई कॉमर्स, तो उसमें भी आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, 20 लाख की कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन कौन लोग इसमें इस कैटेगरी में आते हैं जिनको जीएसटी लेना कंपलसरी है। इसके बाद हम आते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजनेबल पार्ट पे। जीएसटी का सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजनेबल पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ जीएसटी। मुझे आज भी याद है जब 2017 में जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया तो लोग इसके खिलाफ थे कि हम जीएसटी पे नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा जीएसटी, इतना ज़्यादा टैक्स। उस टाइम पे किसी को समझ नहीं आया कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक कॉमन कर दिया। उस टाइम पे क्या चल रहा था कि भाई जीएसटी 4 टाइप के होते हैं तो चारों जीएसटी हमें पे करने पड़ेंगे, सेंटर को अलग से जीएसटी देना पड़ेगा, स्टेट को अलग से जीएसटी देना पड़ेगा। तो इतनी सारी कन्फ्यूजन्स इकट्ठी हो गई कि लोग इसके खिलाफ हो गए, जबकि ऐसा है नहीं, वो एक र्यूमर था, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। आपको एक टाइप का ही जीएसटी पे करना है, अलग अलग टाइप के जीएसटी पे नहीं करने। कैसे? जैसे कि जीएसटी टोटल 4 टाइप का है, आप सबको पता ही है ये तो। सेंट्रल जीएसटी
शॉर्ट फॉर्म में CGST बोल देते हैं, स्टेट GST मतलब SGST बोल देते हैं, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरी से याद आया कि हमारे स्टेट में कौन कौन से, अभी कितने यूनियन टेरिटरीज हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि 8 हैं। अब क्वेश्चन ये भी है कि कौन कौन से हैं, ये मैं आगे बताता हूँ आपको। चलो, यूटी ये GST मतलब जो यूनियन टेरिटरी का GST है, एंड IGST बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको तो ना आप मार्क ही कर लो, स्टार मार्क कर लो। IGST का मतलब है इंटेग्रल GST, जिसको डेस्टिनेशन GST भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले GST क्या है, जो आप GST पे करते हो उसमें सेंट्रल का पार्ट और स्टेट का पार्ट दोनों कंबाइंड है, आपको अलग अलग पे नहीं करने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पहले हमने मोबाइल की एग्जाम्पल ली थी तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मान लो आपका कोई मोबाइल फ़ोन आपका 1000 रुपीज़ का है, तो इस पर 12% और 18%, लॉजिकली 18% लगता है, तो 18% आपका क्या लग गया, GST। तो ऐसा नहीं है कि 18% आपको स्टेट को देना है, 18% आपको सेंटर को देना है, नहीं, 18% में दोनों ऑलरेडी कंबाइंड हो चुके हैं। मतलब 18 में से 9% आपने स्टेट को दे दिया, सेंटर को दे दिया, और 9% आपने स्टेट को दे दिया, ऑलरेडी इसमें सब आ गया। तो जितनी GST की स्लैब्स हैं 5%, 12, 18, 28%, इनमें 0.5% ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेंटर के पास चला जाना है और 0.5% स्टेट के पास चले जाना है। अगर आप यूटी में रहने वाले हो तो क्या होगा, सेंटर अपना शेयर ले जाएगी और यूटी आपका यूनियन टेरिटरी अपना शेयर ले जाएगा, उसमें स्टेट का कुछ नहीं है लेना देना। तो मतलब अगर आप स्टेट में रहने वाले हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, 18%। जैसे कि देखो, सेम स्टेट में अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, पंजाब में रहने वाला बंदा पंजाब में कोई काम कर रहा है, गुजरात में रहने वाला बंदा गुजरात में ही बिजनेस कर रहा है, अपना ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो हुआ क्या, सेंटर प्लस स्टेट, यूटी तो नहीं हुआ ना उसमें, तो आपको कौन सा टैक्स पे करना है, नॉर्मल परसेंटेज ऑफ GST, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर कंबाइंड है। मान लो आप दिल्ली में रहने वाले हो, दिल वालों की दिल्ली में रहने वाले हो, चंडीगढ़ में रहने वाले हो, किसी भी यूटी में रहने वाले हो, यूनियन टेरिटरी में, तो उस केस में क्या होगा, सेंटर अपना शेयर लेके जाएगा और उस केस में स्टेट नहीं शेयर लेके जाएगा, आपका शेयर कौन लेके जाएगा, यूटी। हुआ कुछ नहीं, यूटी में स्टेट की बजाय यूटी आ गया, दैट्स इट। तो हुआ क्या, जब आप यूटी में रहते हो और उसी यूटी में आप ट्रांजैक्शंस करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपके जो GST है उसका एक शेयर कौन ले गया, सेंटर, और दूसरा यूटी, यूनियन टेरिटरी, राइट। तो हुआ क्या, यूटी कुछ नहीं है, बस एस को रिप्लेस करके हमने यूटी कर दिया, राइट। तो मतलब या तो आप ये टैक्स पे करोगे या फिर आप इसका और इसका कॉम्बिनेशन पे करोगे, राइट। तो ये तो थे हमारे सेंटर, स्टेट, यूटी। अब बात क्या है, चाहे तो आप स्टेट में रहते हो चाहे यूटी में रहते हो, भाई इंडियन गवर्नमेंट को तो पूरा फायदा है, वो तो कह रही है कि मेरे लिए तो लड्डू है, आप कहीं भी रहो, मेरा शेयर तो मेरे पास आ ही जाना है, चाहे वो 9% हो, चाहे वो कितना भी 6% हो, कितना भी हो, है ना, उनको बड़ा फायदा भाई। फोर्थ आ गया बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट, IGST, दैट इज द इंटेग्रल GST। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इसको डेस्टिनेशन GST भी बोलते हैं। कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको, जल्दी समझ में आएगा। गुजरात में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ की, मोबाइल ही लगा लो, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, गुजरात में। अब उस कंपनी ने मोबाइल को बेचने के लिए कस्टमर कहाँ फाइंड किया, सपोज उत्तर प्रदेश में, तो हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हुई, सेल उत्तर प्रदेश में हुई, तो इस केस में GST को कौन रखेगा, जो GST आपका टैक्स है 18%, इसमें से 9% तो लेगी सेंटर, हाफ, और जो बचा हाफ 9% उसको कौन रखेगा, गुजरात रखेगी क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर किया है, या फिर उत्तर प्रदेश रखेगा क्योंकि उसने कस्टमर लेके आया कंपनी के लिए और उसने कंपनी का सामान बिकवाया, कौन रखेगा उसको, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है। गुजरात कहता है मुझे दो, उत्तर प्रदेश कहता है मुझे दो। तो इस केस में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कन्फ्यूज़न को, इस झगड़े को दूर करके क्या किया, सारे GST ख़त्म करके एक नया GST बना दिया, IGST। इसमें होता क्या है, गुजरात से सामान बन के बाहर निकला तो गुजरात को क्या हुआ, कस्टमर मिल गया, राइट। उत्तर प्रदेश में वो बिक रहा है तो फायदा किसका हुआ, उत्तर प्रदेश का,
उत्तर प्रदेश कह रहा है कि भाई मैं आपको कस्टमर ला के दे रहा हूँ ना, तो फ़ायदा तो मेरा होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गुजरात को छोड़ दिया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कस्टमर आ गया, उसका बिजनेस हो गया, उसको प्रॉफिट मिल गया। और जो 9% का जीएसटी बचा वो उसने इंडियन गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश को दे दिया। तभी अगर आपने नोटिस किया हो, इसका नाम डेस्टिनेशन जीएसटी है, कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर होने के बाद, सेल होने के बाद वो चीज़ पहुँच गई, उसी स्टेट को वो जीएसटी मिल जाएगा, उसका शेयर मिल जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ डेस्टिनेशन जीएसटी। क्लियर आपको? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे हम करते हैं, एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, पहले मुझे भी थी, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे थी, जिन लोगों से मैंने डिस्कस किया कि अब मेरी कन्फ्यूज़न दूर हो सके, उनको भी कन्फ्यूज़न थी। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं, और इसके रिलेटेड स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना, उनकी कन्फ्यूज़न दूर होनी, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये चीज़। आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्या है, ये क्या कंसेप्ट्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि टाइप ऑफ जीएसटी हमने पढ़ लिए, उसमें तो कहीं नहीं आते इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, तो क्या है क्या ये? एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आ रही है मेरे दिमाग में, हम उसी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोबाइल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मोबाइल को लेके चलते हैं। मान लो आप एक शॉपकीपर हो, राइट, मोबाइल्स का काम करते हो, मोबाइल्स को एक जगह से आपने खरीद लिया, अपना प्रॉफिट रखे उसको कस्टमर को बेच दिया। मैं नोकिया की बात नहीं कर रहा, पहले नोकिया की मोबाइल आते थे 1100 1800, जिसमें वो सांप वाली गेम होती थी, है ना, तो चलो वो एक अलग पार्ट है, लेकिन मेरी फेवरेट गेम थी वो। तो इस पे आते हैं। पहले तो मान लो एक मोबाइल फ़ोन है, 1000 रुपये का आपने मोबाइल फ़ोन बाय कर लिया, कहीं से भी कंपनी से बाय कर लिया, कितने का, 1000 रुपीज़ का। अब आपने वो ट्रांजैक्शन करी है, कंपनी को आप पैसे पे करोगे तो जीएसटी लगेगा भाई, जीएसटी से बच नहीं सकते आप। तो मान लो वैसे 18% जीएसटी है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मान लेते हैं कि वो 10% जीएसटी आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। 1000 रुपये का आपने ट्रांजैक्शन किया, ड्यू टू एनी रीज़न 10% उस पर जीएसटी लगा ऑन 1000, तो कितना 10% हुआ, 100 रुपीज़। तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 1100 है ना। 1000 का आपने खरीदा, ट्रांजैक्शन करी, 10% जीएसटी लग गया, तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ा, एक मोबाइल के लिए 1100 पे करना पड़ा भाई, क्योंकि कंपनी को, इंडिया ने अगर इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, प्रॉफिट तो चाहिए उनको। अब ये आपको कॉस्ट पड़ गई, इसके ऊपर आपने सोचा मैं अपना प्रॉफिट रखूंगा, फिर इसको कस्टमर को बेच देता हूँ। कस्टमर को बेचना मतलब आपने कर दिया यहाँ पे बिजनेस, तभी मैंने लिखा है यहाँ पे बिजनेस। एक चीज़ खरीद के दूसरी चीज़ को बेचना मतलब क्या, बिजनेस। आपने बिजनेस किया और उसी मोबाइल को जो 1100 में आपको पड़ा, 1500 में आपने कस्टमर को बेच दिया, 1500 में बेच दिया। अब इसमें क्या हुई, फिर से ट्रांजैक्शन होगी, आपने बेचा, कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, तो वो ट्रांजैक्शन होगी ना, तो फिर से आपका टैक्स पड़ गया जीएसटी, कितना, 10%। तो 1500 का 10% क्या हुआ, क्योंकि इसमें आपने 1000 में खरीदा था, 1000 की ट्रांजैक्शन थी, तो 10% उसका हो गया 100 रुपये। अब इसमें 1500 की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो 10% ऑफ 1500 कितना हो गया, 150। तो टोटल कितने में बेचा आपने, मतलब कस्टमर जो है आपको कितना पे करेगा, वो पे करेगा 1500 प्लस 10% ऑफ 1500 कितना होगा, 1650। तो 1650 कस्टमर आपको पे कर देगा। समझ में आ गया? यहाँ तक खरीदा कितने का, इतने का, कितना आपको पैसा मिल गया कस्टमर से, इतना। अब फिर से यही हल्ला हुआ था, मुझे आज भी याद है, 2018 के आसपास, 17 में तो लागू हुआ था ना ये, 18 में फिर से हल्ला हुआ था, शायद बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था, न्यूज़ बहुत आई थी कि हम पे नहीं करेंगे, शायद धरने भी हुए थे। यही सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न थी कि भाई एक ही मोबाइल पे यहाँ भी जीएसटी पे कर दिया, जहाँ भी जीएसटी पे कर दिया, दो बार क्यों करें जीएसटी पे। यहाँ पे 100 रुपये कर दिए 10%, यहाँ पे 150 कर दिए 10%, टोटल कितना हो गया, 250 जीएसटी। 1500 के ऊपर 250 जीएसटी पे कर दिया, तो प्रॉफिट क्या बचा। ये सबका क्वेश्चन था ये, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ऐसा नहीं है। दैट इज़ द गेम ऑफ द इनपुट आउटपुट जीएसटी। ये क्या है आपका, ये है आपका इनपुट जीएसटी। आपके पास आइटम आई, आपने अपने अंदर आइटम को लिया, उस पर टैक्स पे कर दिया, वो है इनपुट। उसी चीज़ को आपने छोड़ दिया, बाहर को भेज दिया, आउटपुट, तो वो क्या होगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी। अब है क्या, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आपको बार बार ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं पे करना, आपने जितना जीएसटी पे कर दिया
खरीदते टाइम, जब आप उसको सेल करोगे, जितना जीएसटी उस टाइम पे कस्टमर आपको पे करेगा, आप अपने वाला जीएसटी इसमें से माइनस कर लो। जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया ना, उसको आप रख लो अपने पास, और जो एक्स्ट्रा जीएसटी आया वो हमें पे कर दो। तो आपकी जेब से तो कुछ नहीं गया ना। देखो जीएसटी कितना पे करना पड़ा आपको, 100 रुपये आपने यहाँ पे किया था, जो कि इनपुट जीएसटी है। चीज़ को अंदर लेके आने के लिए खरीदने के टाइम पे आपने पे किया, प्लस अब 150 जीएसटी आपने कस्टमर से ले लिया सेल करते टाइम। और अगर आपने देखा हो, आप 150 कस्टमर को पे नहीं करोगे, 150 में से आपने 100 तो पे कर दिया ना ऑलरेडी। 100 तो आपने पे कर दिया। कितना पे नहीं किया आपने? 50 रुपये पे नहीं किए, 100 आपने पे कर दिया। तो इस 150 में से 100 आप अपनी जेब में रख लोगे, तो 50 जो है वो गवर्नमेंट को फिर से पे कर दोगे। तो हुआ क्या, आपको जीएसटी कितना पे करना है? इनपुट मतलब 100 प्लस ब्रैकेट में डिफरेंस ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, जो आपके पास जीएसटी अमाउंट आई और जितनी आपने जीएसटी अमाउंट पे कर दी, दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 रुपये। तो कितना आपको टैक्स पे करना है? 100 प्लस 50, 150। टोटल आपको 150 पे करना है, जिसमें से 100 आपने पे कर दिया, 50 आप यहाँ से पे करोगे। तो वो है हमारा इनपुट आउटपुट जीएसटी। क्लियर? ये बहुत कन्फ्यूज़न थी लोगों को कि भाई ऐसा है, कैसे पे करेंगे, वैसे पे करेंगे, डबल डबल क्यों पे करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे 8 यूटीज़ हैं। तो कौन कौन से 8 यूटीज़ हैं? चलो मन कर रहा है मेरा वो भी बता ही दूँ। कहाँ आप लोग मेहनत करते फिरोगे, बता दूँ? देखो सबसे पहला आपका यूटी है, हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, इंडिया का नॉर्थ, उसके बाद नीचे चलेंगे, तो इजी होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। सबसे पहला आपका यूटी है J&K, जम्मू कश्मीर। अगर आपको याद हो 2019 में इसको स्टेट से हटाकर यूटी कर दिया जब लद्दाख बना था, है ना। तो पहला है आपका J&K, तो पहला हो गया यूएटी। दूसरा यूटी लद्दाख, तीसरा दिल्ली, दिल वालों की। चौथा चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की दोनों की, है ना, चंडीगढ़। पांचवा पौंडीचेरी, पौंडीचेरी को पुडुचेरी भी आजकल ज़्यादा बोलते हैं, उसका नाम पुडुचेरी है ऑफिशियली, तो हम लोग पौंडीचेरी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्ट नहीं, वेस्ट में गुजरात में दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये पूरा एक यूटी है आपका, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो ये हो गया एक यूटी। और लक्षद्वीप, 8वां कौन सा? लक्षद्वीप, ये भी आपका यूटी है, सॉरी 7वां, 8 नहीं हुए अभी, 7 हुए। तो और कौन सा बच गया लक्षद्वीप के अलावा? अरे आप सबका फेवरेट, मेरा तो है भाई, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कौन सा? 8वां आपका यूटी। तो ये है हमारे टोटल 8 यूटीज़। इसमें से चलो बता देता हूँ, वैसे कंसेप्ट के परे है ये, कभी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटीज़ की। सबसे छोटा यूटी कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है भाई, आपको फाइंड आउट करना है। आप कमेंट करो कि सबसे छोटा यूटी कौन सा है। मैं नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, जो हमारी यूटीज़ की अच्छे से वीडियो बन के आएगी डिटेल में। ये आपको बताना है, फाइंड करो और बताओ, मुझे कमेंट करो, मैं वेट करता हूँ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं GST-R। GST-R का मतलब क्या है? ये आपको ऐसे ही MCQs में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। GST-R स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जीएसटी के बारे में आपको पता लग ही गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लिख के बता दूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आर क्या है? आर इज रिटर्न, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। मतलब क्या हुआ? रिटर्न से आपको पता लग ही गया होगा वैसे तो, कि जितना जीएसटी आपने पे कर दिया था इनपुट पे, वो तो आपने पे कर दिया। अब आउटपुट पे जितना जीएसटी आया आपके पास, उसमें से कुछ अमाउंट पे ऑलरेडी हो गई है ना, रेस्ट कुछ अमाउंट बची हुई है, उस अमाउंट को फिर से गवर्नमेंट को देना, पे करना, उसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न। इसी में आप वो पे करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हमने देखा था कि 100 हमारा इनपुट जीएसटी था, प्लस जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया था 50 क्या था हमारा, जो आउटपुट से जीएसटी एक्स्ट्रा आया था हमारा 150 आया था ना। 100 तो ऑलरेडी हो गया, वो तो हमने रख लिया अपने पॉकेट में। एक्स्ट्रा क्या था? 50। तो 50 अभी हमने पे किया नहीं है, वो कस्टमर से आया है हमारे पास। तो इसी 50 को पे करना, उसको बोलते हैं GST-R, राइट।
तो जीएसटी रिटर्न। इस रिटर्न को भरने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, जीएसटी R1, R2, R2A एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपका काम नहीं है, ये है सीए का काम। इसमें आपको पढ़ना भी नहीं है, सीए का काम है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म फिल होगा, राइट। तो इसमें नहीं आपको जाना। अब आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वैसे पता होना चाहिए आपको। अगर मैं बताऊं आपको प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, हल्का सा दिमाग लगाओ। 1650 क्या था जो कस्टमर ने आपको पे किए, माइनस 1100 जो आपने कंपनी को पे किए बाय करते टाइम मोबाइल को, कितना हो गया। मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट इतना ही आया, राइट। तो ये आपका प्रॉफिट नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक है बच्चों की। इतने में से इतना कर दिया, ये आपका प्रॉफिट आ गया, नहीं। इसमें जीएसटी कौन माइनस करेगा, जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसमें से माइनस जीएसटी 150 जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो माइनस करके कितना आ गया, ₹400। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट उस पर्टिकुलर आइटम पे जो आपने बाय करके सेल कर दी। जीएसटी पे कर दिया तो कितना प्रॉफिट बचा, 400। तो ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन ऐसे आपको प्रॉफिट निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बड़े आराम से मिलेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इतनी आपकी अमाउंट है, आपने बाय कर दिया, सेल कर दिया, ये वो, प्रॉफिट निकालो, सबसे बेस्ट वे। बच्चे क्या करते हैं, इसी को बोल देते हैं प्रॉफिट, दोनों के डिफरेंस को 550 प्रॉफिट, गलत है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम जीएसटी स्लैब्स। जीएसटी के बारे में भाई बहुत बात कर ली, अब थोड़ा देख लें कि जीएसटी की स्लैब्स कौन कौन सी हैं। टोटल जीएसटी की आपके सामने ही है, 5 स्लैब्स हैं, ज़्यादा नहीं है। पहले क्या था ना, स्टेट वाइज टैक्सेस थे, कितने सारी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, सबके अलग अलग टैक्स। अब टैक्स सबका कॉमन हो गया, लेकिन स्लैब्स बन गई। स्लैब्स कितनी है, 5। मान लो हेयर ऑयल है, वो किस स्लैब में है, 18% वाली स्लैब में है। तो पूरे इंडिया में हेयर ऑयल पे 18% ही जीएसटी लगेगा। ये वैसे अच्छा ही हुआ ना, आपके लिए भी ईजी है याद रखना, मेरे लिए भी ईजी हो गया आपको बताना, पहले बहुत टफ था। चलिए जीएसटी स्लैब्स की बात करते हैं। जीएसटी स्लैब्स 0% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाती हैं 28% तक। ये आपके सामने ही है। अब सारी आइटम्स नहीं मैं यहाँ पे आपको बता सकता, क्योंकि 1500 प्लस आइटम्स हैं जो जीएसटी के अंदर हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, वो आपको देखना है कि जीएसटी में कौन कौन सी आइटम्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक टेबल प्रोवाइड करवा दूँ, बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डेली सब यूज़ करते हैं हम लोग, आप सबको पता ही है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्लैब बनाई। सबसे पहले आते हैं 0%। एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो स्लैब्स बनी हुई है ना, कौन सी आइटम किस स्लैब में आएगी, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कितना है। इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं आपको बताता हूँ। डेली यूज़ वाली नेसेसिटीज़ जो हैं, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो ज़रूरत है, उनको रखा 0% पे। जैसे जैसे आपकी लाइफ लग्जरियस हो रही है, फैंसी लाइफ की तरफ आप जा रहे हो, वैसे वैसी चीज़ें स्लैब्स में आ रही हैं। और बहुत फैंसी लाइफ में चले गए आप, लग्जरियस लाइफ में चले गए, तो आइटम्स पे आपको देना पड़ रहा है 28%। क्योंकि भाई कार्स ज़रूरी तो नहीं है ना, फैंसी है, आपको शो ऑफ करना है तो कार चाहिए, जिंदा रहना है तो कार नहीं चाहिए आपको। उसके लिए क्या चाहिए, मिल्क, एग। तो ऐसे ही उनको स्लैब्स में रख दिया। 0% में क्या है, जो आपको रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है, जैसे कि मिल्क, एग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, है ना। 5% में क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए, बट हाँ ज़रूरत है, तो उस पर कम टैक्स लगा दिया उन्होंने। शुगर हो गया, स्पाइसेस, मसाले आपके, कॉफ़ी, टी, ठीक है, कोल, ये क्या हो गए। इवन के न्यूज़पेपर, वो भी आपका किस में आता है, 5% में। पूरी की पूरी एग्रीकल्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, कहाँ आती है, वीट, राइसिस, वो आपके 0% में आते हैं, एग्जेम्प्टेड, क्योंकि वो नेसेसिटीज़ हैं आपकी, राइट। तो एग्रीकल्चर कहाँ पे आए, एग्जाम्पशन में। न्यूज़पेपर्स 5% पे। उसके बाद थोड़ा सा और आप ऊपर की तरफ जाते हैं, लग्जूरियस की तरफ जाते हैं, तो 12% की स्लैब आई। बटर, फैंसी खाना हो गया ना, घी, फैंसी खाना हो गया। एक
अमीर आदमी बटर घी अफोर्ड कर पाता है, एक आम आदमी ग्राउंड टू अर्थ अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए इनको रखा गया टैक्स स्लैब में 12% में, क्योंकि दीज आर दी लग्जूरियस आइटम्स इन फूड। मोबाइल फोन्स, एलमोंड्स, ड्राई फ्रूट, आपका जूसेस, फ्रूट जूस नहीं, जो आपके पैकेट्स में आते हैं ना, रियल जूस टाइप ऑफ पैकेट्स MRP पे बन के आते हैं, वो सारे जूसेस, ये सब किस में है? 12% में। थोड़ा और लग्जूरियस की तरफ जाते हैं 18% स्लैब में। हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, आइसक्रीम्स, ये सारी इसमें चली गई आपकी। अब एक स्लैब और भी है सबसे बड़े वाली, मैक्सिमम 28%, कार्स, फैंसी लाइफ को फैंसी बनाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। कोकोनट, परफ्यूम, आप लोग नहाते तो हो नहीं, परफ्यूम इसी काम आता है आपके। शैम्पू, मेकअप किट, भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, हमारी सारी एसेसरीज जो तैयार होने के लिए लगती है ना, वो 100-150 में काम हो जाता है। 50 रुपये में मालिश हो गई, 50 रुपये में ट्रिमिंग हो गई, 50 रुपये में फेस वॉश हो गया, इवन के फेशियल भी हो जाता है आजकल 100-150 में। अगर लड़कियों की बात करो ना, यही सारी कॉस्टिंग जो अपनी 300 की ख़त्म हो गई ना, उनकी 3000 में नहीं ख़त्म होती। बड़ा खर्चा है भाई, क्यों? देख लो सामने ही है आपके, है ना। तो ये सारी होगी फैंसी लाइफ वाली 28% पे। ये कुछ स्लैब्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया। अब ये कुछ आइटम्स हैं आपके सामने, जैसे आपने जीएसटी की स्लैब देखी ना, अलग अलग स्लैब है, मैक्सिमम 28% जीएसटी आप पे कर रहे हो, मिनिमम 0% है। ऐसे कुछ आइटम्स हैं जो जीएसटी के बाहर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाइन, जितनी आप दारू पीते हो ना, वो सब जीएसटी के बाहर है। और इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो ना, ये सारी आइटम जो भी हैं, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताई हैं, और भी हैं, बट एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको बताई है ना, इनके प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं। जो दारूबाज है ना, सॉरी दारूबाज नहीं, मैं भी ले लेता हूँ, जो दारू पीने वाले हैं, दारू पीने वाले क्या है, पंजाब से दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, ताकि भाई दारू सस्ती मिल जाए, ठीक है। बॉम्बे वाले लोग कहाँ जाते हैं? गोवा, कि दारू सस्ती मिल जाए। पौंडीचेरी लोग जाते हैं कि दारू सस्ती है वहाँ पे, क्योंकि वो स्टेट वाइज इसके प्राइसेस वेरी करते हैं, ये जीएसटी के अंडर नहीं आते। इसीलिए आप देखोगे पेट्रोल डीजल 100 के पास पहुँचा हुआ है, 90, 100। क्यों? पेट्रोल डीजल का जो बेस प्राइस है, अगर आपको पता हो ना, वो 20 रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि वो जीएसटी में नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट आपको 7 टाइम्स करके बेच रही है, आपको 6 टाइम्स, 5 टाइम्स ऐसे बेच रही है। इवन के गैस भी, गैस का बेस प्राइस सबको पता ही होगा, वैसे 230 रुपये के आसपास है, लेकिन इतना टैक्स लगता है कि वो हमें 800, 850 में आती है। ये वेरिएशन है जीएसटी ना होने की। अभी आपको समझ में आया होगा कि जीएसटी होना या ना होना, दोनों में क्या फ़ायदा है। ये कुछ आइटम्स आई फिर आपके एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इससे आपको ये थोड़ा सा कंपेयर हो गया कि जीएसटी आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए। आगे चलते हैं, आगे आता है GSTIN। मैंने आपको बताया था ना GSTIN। भाई देखो, GSTIN के बारे में तो सबको पता ही होना चाहिए। जीएसटी लेने का मतलब क्या है? आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा ना, तो यूनिक नंबर क्या है? आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपके बिजनेस, आपके ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वही तो है आपका GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज द GSTIN। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन तो हो ही गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता ही है बार बार, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये आपका एक नंबर है जो गवर्नमेंट ने आपको दिया, यूनिक नंबर आपके बिजनेस के लिए। आपको पता है इस नंबर का मतलब क्या है? अरे इसका भी मतलब है, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द जीएसटी नंबर। सबसे पहले तो ये टोटल डिजिट्स आप काउंट करोगे इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, ये हैं आपके 15 डिजिट्स। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि जीएसटी नंबर कितने डिजिट्स का होता है इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, तो वो हैं आपके 15, टोटल 15 डिजिट्स का है वो, जिसमें से पहले 2 डिजिट्स जो हैं वो हैं आपके स्टेट नंबर, आपकी स्टेट का यूनिक नंबर। आप पंजाब से हैं, आप एमपी मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, कहाँ से हैं आप? आपकी स्टेट का जो भी यूनिक नंबर है 2 डिजिट्स का, वो आपका सबसे पहले आएगा जीएसटी नंबर में। उसके बाद ये है आपका अपना पैन नंबर। जिसने भी जीएसटी नंबर लिया ना, उसके पास पैन कार्ड तो होगा ही, तो ये है आपका पैन कार्ड नंबर। और आखिरी के 3 डिजिट्स, 3 अल्फ़ाबेट्स,
ये है जिस मशीन से ये डिजिट्स, ये कोड बाहर निकल के आता है, उस मशीन का नंबर। ये है आपका मशीन नंबर, जिस मशीन ने ये कोड को जनरेट किया। अब नंबर ऑफ मशीन्स हैं, हर गवर्नमेंट ऑफिस में मशीन है एक जो जीएसटी नंबर इशू करती है, तो किस मशीन ने कौन सा नंबर इशू किया वो यहाँ से पता चलता है। तो हो गया ना पूरा, 3 पार्ट्स में जीएसटी नंबर आपका डिवाइड हो गया, स्टेट नंबर में, फिर पैन कार्ड, फिर आपका किस मशीन ने उसको निकाल के दिया। ठीक है। अब एक चीज़ और है, अब भाई इतना बड़ा जीएसटी का कंसेप्ट है, इतने लोग जीएसटी पे करते हैं, कोई पे नहीं करता, कोई पे कर देता है, इसको पूरे का कौन कंट्रोल करता है? कैसे पता लगेगा, कौन बताएगा कि किसने जीएसटी पे कर दिया, किसने नहीं किया? आप अगर जीएसटी चोरी करोगे या पे नहीं करोगे कैसे भी करके, तो कौन बताएगा आपको कि आपने इतना जीएसटी पे कर दिया, इतना आपका पेंडिंग है? कैसे पता लगेगा? वो बताएगा आपको जीएसटीएन, मतलब जीएसटी नेटवर्क, जो इन सब को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल करता है, दैट इज द नेटवर्क, जीएसटीएन। अब आपने जीएसटी नेटवर्क के बारे में तो देख लिया, जो पूरे जीएसटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन जीएसटी नेटवर्क को कौन कंट्रोल करता है? कौन देखेगा जीएसटी कि मोबाइल के लिए जीएसटी 12% होना चाहिए कि 18% होना चाहिए? मिल्क एग्जम्प्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पेट्रोल जीएसटी से बाहर होना चाहिए कि अंदर होना चाहिए? कौन डिसाइड करेगा? वो आपका डिसाइड करेगा। मतलब पूरे जीएसटी नेटवर्क को जो कंट्रोल करता है, जो हैंडल करता है, वो कौन है? वो है जीएसटीसी काउंसिल, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। एक काउंसिल है पूरी की पूरी, जो एक टीम है मेंबर्स की, जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करती है, हैंडल करती है, डिसाइड करती है रूल्स एंड गाइडलाइंस, पॉलिसीज एक्सेट्रा। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव सेंटर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत आता है कि भाई जीएसटी की काउंसिल में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? कितने हैं? देखो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ जीएसटी कितने हैं? सबसे पहला हो गया यूनियन मिनिस्टर, एक है आपका यूनियन मिनिस्टर मेन सेंटर का, जो कि आपका चेयरमैन है। तो पता है आपको कौन है इंडिया का? जिनको पता है भाई कमेंट करके बता दो एक बार कि इंडिया का यूनियन मिनिस्टर कौन है। ये तो पता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बता दूं आपको? हाँ, यूनियन मिनिस्टर है इंडिया का। चलो आपको हिंट दे देता हूँ, फीमेल है भाई। अब तो पता लग ही गया होगा। बताइए बताइए, मैसेज कर दीजिए, एंड में बताऊंगा। चलो आपको अभी नहीं, आप बताऊंगा मैं, खुद भी करो कुछ ना कुछ, सब कुछ नहीं बताऊंगा। स्टेट मिनिस्टर, देखो एक यूनियन मिनिस्टर हो गया एक, जो कि आपका चेयरमैन है। अब जिस स्टेट का यूनियन मिनिस्टर है, उसी स्टेट का मिनिस्टर, जो कि डिप्टी चेयरमैन हो गया। जब चेयरमैन एब्सेंट होगा तो उसके बजाय कौन डिसीजन लेगा? तो उसी का एक मिनिस्टर हो गया, उसी की स्टेट का, जो डिप्टी चेयरमैन है। ठीक है, एक हो गया वो। अब 28 स्टेट्स हैं अलग अलग, हर स्टेट का एक यूनियन मिनिस्टर। तो कितनी स्टेट्स हैं? 28। तो 28 यूनियन मिनिस्टर्स हो गए आपके वो। अब यूटी आ गया, है क्या? यूटी को सेंट्रल कंट्रोल करती है, ये तो सबको पता है। तो सेंटर के सारे रूल्स होते हैं, यूटीज़ को अपना कोई मिनिस्टर नहीं मिलता, सारे मिनिस्टर सेंटर के होते हैं। लेकिन फिर भी 3 यूटीज़ हमारी ऐसी हैं जिनमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो सेंटर उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए तीनों यूटीज़ के अलग मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए, यूनियन मिनिस्टर्स, और उनको काउंसिल में ऐड कर दिया। तो 3 हो गए आपके यूटीज़ के, विधानसभा के। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर्स हुए? काउंट कर लो, ये हुए आपके 33 आपके टोटल मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स हैं जो काउंसिल में रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये 3 यूटीज़ कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी JNK, दूसरी दिलवालों की दिल्ली, और तीसरा पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी भी हम बोल देते हैं। भाई स्पेलिंग चेक कर लेना, वो मेरे थोड़े वीक हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये आपके 3 यूटीज़ हैं जिनको अलग से यूनियन मिनिस्टर, विधानसभा के मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं, वो हैं आपके ये। तो टोटल मिनिस्टर्स हो गए इस काउंसिल में 33। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
हाँ जी, मुझे लगता है जिन लोगों को पता होगा ना उन्होंने मैसेज कर दिया, कमेंट कर दिया कि कौन है। मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊँगा। हमारे इंडिया का, कंट्री का यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये सब, तो नोट कर लो भाई, आगे से मत भूलना। अब पूरी डिटेल डिस्कशन करने के बाद जीएसटी के ऊपर, जीएसटी-एन, जीएसटी-आईएन, जीएसटी काउंसिल एटसेट्रा नंबर ऑफ कंसेप्ट्स कवर करने के बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं कि आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में जीएसटी का कंसेप्ट किसने लागू किया था? वो है फ्रांस। कब? 1954। और फ्रांस को देखने के बाद ही कि वो कंसेप्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि बाकी कंट्रीज़ ने भी फॉलो किया। और हम लोग किसका मॉडल फॉलो करते हैं? एज ए इंडियन हम किसका मॉडल फॉलो करते हैं? कनाडा का। ठीक है, इंडिया को जीएसटी अप्लाई करने के लिए किसने सजेस्ट किया था? वो है केलकर समिति, इंडिया की केलकर समिति, जिसने सजेशन दी थी कि भाई आपको भी जीएसटी अप्लाई करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेस का स्टेट वाइज, इस इशू को सॉल्व करने के लिए जीएसटी लागू होना चाहिए, ये बोला था केलकर समिति ने। ठीक है, जीएसटी के अंदर कितने टैक्सेस आते हैं भाई? ये तो मैंने बड़े अच्छे से बताया आपको। टोटल 17 टैक्सेस आते हैं, जो कि सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। याद है ना, डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंज नहीं है, ये वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। सारा चेंज कहाँ आया? सारा चेंज आया जो टैक्सेस स्टेट वाइज थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि टोटल 17 थे, वो सारा चेंज आया इनके ऊपर। ठीक है, डिफ़ॉल्टर, अब मान लो जीएसटी बन रहा है किसी पर्सन का, वो पर्सन जीएसटी पे नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्टर है, तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली जो अनाउंस की गई है वो है 5 ईयर्स की जेल। भाई ये फिक्स है, कम नहीं हो सकती, ज़्यादा भी नहीं है, वैसे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, वो अलग बात है कि भाई छोड़ देते हैं थोड़ा ऊपर नीचे करके, आप भी समझदार हैं, है ना। अब साइन कब किया गया? जीएसटी का जो कंसेप्ट है, ठीक है, सजेशन दे दी केलकर समिति ने, बट उसको साइन कब किया? ये साइन किया गया 8 सितंबर 2016 को। लागू नहीं हुआ, सिर्फ साइन किया था डॉक्यूमेंट पे। किसने? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया था इस डेट को। और लागू कब हुआ? अगले साल 1 जुलाई 2017 को ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ सबके साथ। तो फुली इंट्रोड्यूस कब हो गया? विद ऑल द गाइडलाइंस, पॉलिसीज, रूल्स, कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ सबके साथ? वो है 1 सितंबर 2017। वो भी आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं। आई एम श्योर कि आपको पूरे का पूरा टॉपिक कवर हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। इसके अलावा किसी भी टाइप का जीएसटी के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आधे घंटे में नहीं, 1 घंटे में नहीं, आधे दिन के बाद या अगले दिन आपको कमेंट करके पक्का रिप्लाई मिल जाएगा कि भाई आपका जो भी डाउट है उसका सलूशन तो पक्का ही मिलेगा। मुझे भी नहीं आता हुआ ना, तो आई एम श्योर, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको कंफर्म करके ना फिर बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत लंबी वीडियो निकल गई, मुझे लगता है 40 मिनट की तो होगी। इतना मैं चाहता नहीं था, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में डिटेल में वीडियो लंबी निकल गई। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जीएसटी ना होने का 2017 से पहले इंडिया को क्या क्या नुकसान हुआ, और उसी नुकसान का चाइना ने कैसे फ़ायदा उठाया। भाई चाइना ने बहुत फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। आपको पता है आज चाइना ग्रो कर रहा है ना, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के चाइना ने ग्रो किया। कैसे, वो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और अगली वीडियो देखना मिस मत करना, जिसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चाइना ने कैसे हमारा फ़ायदा उठाया। सो गुड बाय एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।